हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि सह कुशल होंगे, सह मंगल होंगे, जहां भी रह रहे होंगे पढ़ाई को सुचारू रूप से आप है जो कर रहे होंगे। जुड़े भाई, सभी साथी जुड़े। आप सभी लोगों को ऐसे कंपटीशन क्लासेज की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी लोगों को साधुवाद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी आप सभी लोग बोलते हैं। तो जुड़ जाए भाई सभी साथी। 3-4 दिन से हमारी क्लास हो नहीं पा रही थी। आज हम अपनी क्लास को पुनः शुरू करते हैं और जुड़े देखें जल्दी से। शेयर करें क्लास को। चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखो सीधी बात, नो बकवास पे हमारी क्लास चलती है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। त्वरण की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस में अगर बात की जाए तो आंसर क्या जाएगा, 10.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 9.8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 9.6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड या 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। बताइए निम्न में से पृथ्वी की सतह पे त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके पास। बिल्कुल क्लियर भाई। राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी बोलते हैं। बार बार करने से क्या फायदा। ठीक है, ऑप्शन डी देख पा रहा हूं मैं। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो जब भी आपको ग्रेविटी निकालना है तो ग्रेविटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। डायरेक्टली अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। अगर अपन सरफेस की बात करेंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा जी बराबर जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, जहाँ पे जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर। द्रव्यमान है आपके पास। द्रव्यमान का वैल्यू, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 इंटू 10⁻24 के जी। के जी से के जी कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट। त्रिज्या आपको पता है कि त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जी की वैल्यू आपके पास, इन सब को अगर आप काटा पीटी करेंगे तो आपके पास आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई सरफेस की। किसकी आ गई, सरफेस की वैल्यू आई। तो अगर पृथ्वी के सरफेस की वैल्यू की अगर अपन लोग बात करेंगे तो आंसर आपके पास ये निकल के आएगा। पृथ्वी के सरफेस के अलावा अगर अपन बात करेंगे, जैसे मान लो कि यह हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर पृथ्वी के सरफेस की बात करें, यहाँ की बात करें तो आपके पास 9.8 होगा। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो 9.8 की वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जी के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। जी का मान यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर नीचे गहराई में भी जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम। मतलब पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पृथ्वी का जो पोल वाला पार्ट है वहां पे मैक्सिमम जी रहेगा, मैक्सिमम ग्रेविटी रहेगी। मैक्सिमम ग्रेविटी कितनी रहेगी आपके पास, 9.8 रहेगा। इससे जितना ऊपर जाओगे या जितना नीचे आओगे, दोनों ही स्थिति में आपके पास जी की वैल्यू घटेगी। यहां से इधर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इधर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दोनों स्थिति में जी की वैल्यू कम हो रही है। मतलब मैक्सिमम जो वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो आपका कहाँ पे रहने वाला है, वो आपका सरफेस पे रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या जा रहा है भाई, यहाँ पे जिन भी लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे उन सभी लोगों का आंसर यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या जा रहा था, सही आंसर जा रहा था। अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ विच सब्सटेंस इन ए थिंग इज बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा
जो चालक है, गुड कंडक्टर है, उसकी बात कर रहा, तो उसका जो कंडक्टर होगा वो किसकी वजह से होगा, कि किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे कौन सा है कि पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इनमें से किसकी उपस्थिति की वजह से वह गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर नहीं होता। या बैड कंडक्टर होता है तो उसमें ऐसा क्या होता है या क्या नहीं होता जिसकी वजह से उसे अपन बैड कंडक्टर बोल सकते हैं, विद्युत का कुचालक या इंसुलेटर अपन बोल सकते हैं। बताइए क्या जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहला ऑप्शन मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पे आपको देख दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन को। किसको दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई भी वायर है, या आपके पास मान लो कि कोई वायर है, कोई तार है, क्या आपके पास कोई भी वायर है, इस वायर के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे, निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे, लेकिन इनको जब आप आई से जोड़ देंगे, आई से जोड़ देंगे तो गति करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन है कौन से? ये इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं? देखो, अगर किसी भी एटम की अगर अपन लोग बात करें, किसी भी एटम की अगर अपन लोग बात करें, देखो एटम बना के बताता हूं आपको। अगर किसी भी एटम की अपन लोग बात करें, ये मान लो कि आपके पास कोई एटम है, ठीक है। इस एटम की अगर अपन लोग बात करेंगे, तो इस एटम के अंदर यहाँ पे पाया जाता है प्रोटॉन पी प्लस, और यहाँ पे पाया जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसके ऊपर क्या आवेश रहता है? पॉजिटिव आवेश रहता है। और यहाँ पे घूमता है इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये सबको पता है। ये मान लो कि इसका केसेल है, ये एल है, ये एम है, ये आगे एन जाएगा, ठीक है। तो अगर के एल एम एन की अपन बात करें, तो इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8 रहेगा, इसमें 18 रहेगा। इस तरीके से क्या चलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चलते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को अगर एनर्जी मिले ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, तो अपनी कक्षा को छोड़ देगा और कुछ यहाँ आ जाएगा। मतलब इनको अपन बोलेंगे ऑर्बिट। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नहीं रह के कक्षा के बाहर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है। अगर ऐसी स्थिति में फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, तो होगा क्या कि जैसे अपन इसको किसी करंट से जोड़ेंगे, किसी सेल से जोड़ेंगे, किसी बैटरी से अगर अपन इसको जोड़ते हैं, तो किसी भी स्थिति में इनको जोड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जिसकी वजह से करंट का प्रवाह होता है, और उसको अपन बोल देते हैं कि विद्युत का चालक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन को अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का अच्छा चालक के रूप में है जो काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। कि ध्वनि का जो संचरण होता है, संचरण के दौरान अगर आप लोग देखते हैं, तो घनत्व का जो क्षेत्र होता है ना, वो उच्च घनत्व का जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? और कौन सी वे में बात कर रहा है आपको? ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपकी बात कर रहा है, कौन सी वेव की बात कर रहा है? भाई वेव आपको पता है कि 2 प्रकार की होती है। एक तो होगी लॉन्गिट्यूडनल, एक तो होगी लॉन्गिट्यूडनल, एक होगी ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को अपन बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, और इसको बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ तरंग। तो ये यहाँ पे अनुप्रस्थ की बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है? ये अनुदैर्ध्य की बात कर रहा है, क्योंकि अनुदैर्ध्य में कुछ इस तरीके की ऐसी ऑसिलेशन हो सकता है, कॉम्प्रेशन हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, रेरफेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहा है, न कि आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेगा। तो इन दोनों के आधार पर आप लोग, अनुदैर्ध्य तरंग के आधार पर आप लोगों को इसका आंसर देना, ऐसे आंसर नहीं आएगा। बताइए क्या जाएगा आंसर?
बताइए भाई आंसर क्या जाएगा। देखो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम कंपैरिजन। क्या बोलते हैं कंपैरिजन? होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी अनुदैर्ध्य तरंग है, कोई भी ट्रांसवर्स वेव है, वो ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। या अपन इसको थोड़ा सा और अच्छा देखना चाहें तो अपन इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत अपन इसको बनाएं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें आप दो चीज देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? एक तो आप यहां से लेकर यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ की देख रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ की देख रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ की देख रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसको बोलेंगे अपन कंपैरिजन, संपीड़न। क्या बोलेंगे? संपीड़न। और इसको बोलेंगे अपन रेयर मीडियम, या अपन इसको बोल सकते हैं विरलन। संपीड़न बोल सकते हैं और विरलन बोल सकते हैं। तो पूछना क्या चाह रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र, हाई डेंसिटी का क्षेत्र जो होगा वो कौन सा रहेगा? आपका संपीड़न का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे क्या जाएगा? कंपैरिजन आपका यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जा रहा है? संपीड़न। विलन की बात करता तो कम घनत्व का क्षेत्र, यहाँ पे उच्च नहीं हो गया, अगर कम होता ना तो आंसर जाता विरलन। रेयर मीडियम बोल सकते हैं अपन इसको, या अपन इसको रेयरफेक्शन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल जो मिरर होता है, गोलीय जो दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के रिगार्डिंग, उसके अनुसार अगर आप लोगों को देखें तो यहाँ पे इनमें से कौन से दो ऐसे या तीनों है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा कि ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। तो इन तीनों में से तीनों सही है या तीनों गलत है, या कोई एक सही है या कोई दो सही है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल एक्सिस के स्पेरिकल मिरर, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर जो यहाँ पे बताना। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? एक दो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो देखना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। बोलना क्या चाह रहा है? बोलना ये चाह रहा है कि आपके पास गोलीय दर्पण है, आपके पास स्पेरिकल मिरर है। क्या आपके पास स्पेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है? जैसे मान लो कि आपके पास कोई गोलीय दर्पण है, स्पेरिकल मिरर, ये मैंने इसके क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी की जाती है हमेशा? एजियानोथरी, सिल्वर नाइट्रेट। ये इसका प्रिंसिपल है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना क्या, पहला पॉइंट बोल रहा है कि द पोल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज द सेम एज द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, की मुख्य अक्ष के ध्रुव कार्तिक निर्देशांक अक्ष के मूल तल के समान होता है। कि मुख्य अक्ष पर अगर कोई मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसका पोल बोलेंगे। पोल कार्तिक के निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि इसके मूल बिंदु के क्या रहेगा? बिल्कुल समान रहेगा। पहली बात सही बोल रहा है, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अपोजिट टू द डायरेक्शन इन इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। अगर आपको इसके अपोजिट की बात करेंगे कि ध्रुव के आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई सारी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगर इसके विपरीत दूरियों की बात करें तो ऐसी स्थिति में जो इसके विपरीत, भाई इसके अगर सामने बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके विपरीत की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे दूरी क्या आएगी? आपकी नेगेटिव आएंगी, और यहाँ की दूरी भी क्या आएगी? आपके पास नेगेटिव आएगी। तो इस दूरी की बात करें कि ये इसके द्वारा मापी गई जो दूरियां होती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मापी गई दूरियां क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। यहाँ की अपन वैल्यू लेते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं? इसमें माइनस लेते हैं। और वैल्यू कौन सी होती है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्यों आता है? यू आता है। तो यू हमेशा क्या रहता है? माइनस में रहता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 भी सही है, पॉइंट नंबर 2 भी सही है।
तीसरा बोल रहा है कि द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉर्मल टू इट आर टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होके यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तु पर प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता नहीं। मैंने अभी बोला कि ऋणात्मक नहीं माना जाता, इसको धनात्मक माना जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या जा रहा है, बिल्कुल गलत जा रहा है। तो आपके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या जा रहा है, यहाँ पे गलत जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कि आप आंसर यहाँ कौन सा आएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, केवल फर्स्ट और सेकंड। दूसरा बोला 2 और 3, तीसरा बोला 2 और 3, 1 2 3 नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि करंट ऑफ ए 5 एम्पीयर इज ड्रॉ बाय ए फिलामेंट फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कि 5 एम्पियर का करंट जो होता है वो 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट से लिया जाता है और सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को आप लोगों को ज्ञात करना है। इसका मतलब बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या ही होगा, बताइए देखें क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, सबसे पहले ऑप्शन मैंने देखा ए। देखो होता क्या है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको क्या क्या दे रखा है, आपको आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, कितना दे रखा है 5 एम्पियर, आपको आई की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मिनट। 10 मिनट को अगर आप कितने से मल्टीपल करेंगे, 60 से मल्टीपल, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 700 सेकंड हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, अब आई और टी, और आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे आवेश चार्ज आपको ज्ञात करना है, चार्ज यहाँ पे क्या, और इन तीनों में रिलेशन आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। और आई का मान आपके पास कितना है, 5 एम्पियर का, टी का मान कितना आपके पास 600 सेकंड का है, तो 6 को अगर 30 से मल्टीपल करेंगे तो 30 आएगा, और 2 जीरो आपको पहले लगाना है। तो चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो कुलाम रहेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3000 कुलाम। आप सभी लोगों का जो आंसर आ रहा था, 1 2 लोगों का मैंने देखा था, उनका क्या जा रहा था, बिल्कुल सही जा रहा था। कि आई बराबर क्यू अपॉन टी के फॉर्मूले से अगर आप इसको हल करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी के फॉर्मूले से अगर आप इसको हल करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे जो जाएगा। कि आपको आई की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है, टी की वैल्यू आपको 10 मिनट दिया गया था, जो कि इस चीज को सेकंड में अपन को चेंज करना था, हमने इसको सेकंड में चेंज किया। उसके बाद में आपको आवेश चार्ज कुलाम, चार्ज का मान ज्ञात करना था, और चार्ज आपको पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है, तो आपने आंसर दिखा दिया 3000 कुलाम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर 3 इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। की 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो होंगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, सेम तो नहीं करवाया, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि जब भी आपको अगर अणु की संख्या निकालनी हो, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे। आपको मैंने सीधी सी बात बताई थी कि आपको वेट और अणुभार के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, भार और अणुभार के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। जब अणु आपको निकालना हो, अगर आपको मॉलिक्यूल का नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, तो आप क्या रखेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट का मान कितना आपके पास, वेट आपको पता है कि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है, और मोलिकुलर वेट कितना होगा, वेट आपको 1 ग्राम दिया हुआ तो आपने लिख दिया 1 ग्राम। अब मोलिकुलर वेट आपको पता है कि हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन H2 में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो आपने लिख दिया 2। तो 1/2 आपके पास क्या आ गया, मोलिक्यूल आ गया। 1/2 का मतलब है 0.5 बोल सकते हैं, आप 1/2 बोल दो, एक ही बात है। अब इसको आप किससे मल्टीपल करेंगे, इसको आप मोल से मल्टीपल करेंगे, तो मोल का नंबर कितना होगा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23,
ये आपका क्या रहेगा, मोल का नंबर रहेगा। किसका, मोल का नंबर। तो 6 को आधा करेंगे या 1/2 यहाँ पे लिख देंगे तो भी वही बात है। अगर यहाँ पे आप 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0.022 का आधा 11 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 23 आपके पास मोलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या जा रहा है, राइट आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या जा रहा है यहाँ पे, राइट आंसर है जो जा रहा है। कि आपके पास अगर कोई भी मोल है और उसमें आपको मोलिक्यूल्स का नंबर ज्ञात करना है तो एक मोल की वैल्यू जो होती है, आपको पता होना चाहिए कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है। एक मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल होते हैं। ये एक मोलिक्यूल की वैल्यू होती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक मोल की वैल्यू ये होगी तो आधा मोल की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है कि इसको आप आधे से डिवाइड कर देंगे। आधे से डिवाइड करने के आपके आंसर आपके पास ही आएगा, बात खत्म। इतना ही तो आपको देखना था, ज्यादा तो देखना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। देखिए निम्न में से कौन से तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो किसी दूसरे के साथ ऐड होते हैं, संयोजन करते हैं, संयोजकता दर्शाता है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। एल्यूमिनियम में बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सबको पता है कि अपन एल्यूमिनियम को A+3 लिखते हैं। एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, A+3 लिखते हैं। और एल्यूमिनियम को क्यों लिखते हैं, देखना। एल्यूमिनियम रहता है 13 नंबर पे। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होगा, यहाँ पे 13 होगा। 13 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ऑर्बिट नंबर 1 में आपके पास 2 आएगा, ऑर्बिट नंबर 2 में आपके पास 8 आएगा, ऑर्बिट नंबर 3 में आपके पास 3 आएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल की अगर बात करेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसका अपन लिख दिया Al+ का 3, जबकि Ag+2 होता है, Au+2 होता है और Ca+2 होता है। तो ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, एल्यूमिनियम राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैज ब्लैंक इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर आप लोगों को प्रत्येक आवर्त में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हीलियम को छोड़कर ऐसा कौन सा होता है कि जिसमें ऐसा ऐसा जो होता है कि 2 संयोजक होंगे, 8 संयोजक होंगे, 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 संयोजक तत्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। आया नहीं रहा आंसर। देखो मैं बता देता हूँ क्या ये बोलना क्या चाह रहा है, सीधी सी बात। देखो ये बोलना ऐसे चाह रहा है कि मान लो कि आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है ऐसी। अब इस पीरियोडिक टेबल में बोल ये रहा है आपको, अगला बोल इस तरीके से रहा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस पीरियड की बात करेंगे, अगर इस पीरियड की बात करेंगे तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। भाई यहाँ पे ग्रुप में आपको पता है कि ग्रुप नंबर जो 1 है, ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 होगा। इस तरीके से अपन आगे चलते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बोला कि फर्स्ट ग्रुप में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे 1 है, तो पूछ रहा है कि सबसे अंतिम वाले में किसका होगा, और अंतिम वाले में किसको छोड़ना, इस हीलियम को छोड़ना, किसको छोड़ना, हीलियम को छोड़ना है। अगर हीलियम को छोड़कर आप नियोन की बात करेंगे, आप ऑर्गन की बात करेंगे, आप क्रिप्टोन की बात करेंगे, आप जीनोन की बात करेंगे, आप रेडोन की बात करेंगे, तो किसी की भी अगर आप बात करेंगे तो उसके अंत में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका राइट आंसर। जैसे अपन मैं आपको बोलूं कि नियोन का निकाल के देखते हैं, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे नियोन का निकाल के देखेंगे अपन, तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना होता है, 10 होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर अपन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, कितना लिखा, 2p6। ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट नंबर सेकंड में यहां भी 2 है, यहां भी 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो इसके अंत में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 8। इनको अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी भी मैंने आपको बताया था कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, मान लो कि मैं ऑर्गन की बात करूंगा, ऑर्गन कितने नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएंगे, तो 18 का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 तक ही आएगा, 4s2 में तो कैल्शियम का आ जाएगा। देखो ऑर्बिट नंबर 1 में 2, ऑर्बिट नंबर 2 में 8, और ऑर्बिट नंबर 3 में भी 8। तो बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो यहां पे आपको बोलना यही चाह रहा था अगला कि 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसको छोड़ दें, हीलियम को छोड़ दें, क्योंकि हीलियम तो खुद कितने नंबर पे आता है, 2 आता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सल्फर हैज ड्राइव इज नेम फ्रॉम विच लैंग्वेज, कि सल्फर ने अपना नाम जो लिया वो कौन सी भाषा से लिया है। भाई सल्फर का जो सल्फर नाम पड़ा है वो कौन सी भाषा से पड़ा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, लैटिन भाषा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछे ना कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट है, कोई भी आपके पास अगर तत्व और उसका आपको भाषा पूछे, लैंग्वेज पूछे, तो आप राइट आंसर क्या देना, हमेशा लैटिन देना, क्योंकि जिन भाषा ज्यादातर जो अपने पास एलिमेंट है उन सब का जो नाम है वो लैटिन भाषा से ही लिया गया। और किस लैटिन भाषा से, अगर आपको सल्फर की बात करेंगे, सल्फुर से नाम लिया गया, किसका, सल्फुर से। सल्फर का जो नाम लिया गया है वो लैटिन वर्ड है सल्फुर, सल्फुर से इसका लैटिन नाम लिया गया। सल्फुर एक लैटिन नाम है और इसको सल्फर बोल दिया, क्या बोल दिया, इसको सल्फर बोल दिया। अपन इसको क्या बोलते हैं, सल्फर, क्या बोलते हैं, सल्फर। जो सल्फर है वो कहां से आया, सल्फुर से। सल्फुर क्या एक प्रकार का लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, यहां पे लैटिन वर्ड है, समझ गए। सल्फर कितने नंबर पे आता है, सल्फर आता है आपका ग्रुप नंबर की अगर बात करेंगे तो ग्रुप नंबर आपका जाएगा 16। अगर पीरियड नंबर की बात करेंगे तो पीरियड नंबर जाएगा आपका 3। अगर आप ब्लॉक नंबर की बात करेंगे तो ब्लॉक नंबर जाएगा आपका P। और अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना जाएगा आपका 16। फास्फोरस सल्फर 16, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील इज कॉल्ड, कि लोहे या स्टील पर जो जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एनोडाइजिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहा जाता है, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, एलोइंग कहा जाता है। बताइए क्या जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में। बताइए, लोहे या स्टील को अगर जंग से बचाना है, जंग से बचाने की बात कर रहा है अगला, किससे, जंग से, जंग या जंग, जंग से बचाना है, या अपना बोल सकते शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो लिखेंगे संक्षारण से बचाना है। तो इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, वो कोटिंग किसकी की जाती है, सॉरी कोटिंग तो जस्ते की जाती है। और आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन। क्या आ रहा है, गैल्वेनाइजेशन। तो जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है आयरन और स्टील के ऊपर, किसकी, जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, प्रोसेस जो होती है उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, आई एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं भाई इसको, क्या बोल रहा है, आई फ्रॉम माउथ टू एनस, मुख से गुदा तक,
मीटर। आपको ये पूछा कि एक वयस्क जो मनुष्य होता है, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी लंबाई, भाई मीटर में है तो इसका मतलब लंबाई पूछिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है। बिल्कुल सही, 9 मीटर। 9 मीटर की इसकी लंबाई, देखो तीन लंबाई पूछी जाती है। एक तो आपको पूछता है एलिमेंट्री कैनाल, इसकी आप याद रखेंगे 9 मीटर। एक आपको पूछा है स्मॉल इंटेंस्टाइन की, स्मॉल इंटेंस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो आपको याद रखनी है 7 मीटर। और एक आपको पूछता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। ये तीन लंबाई एग्जामिनर पूछता है ज्यादा, तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेरॉयड एंड अनस्टेरॉयड मसल्स सेल, की जो रेखित और अरेखित जो पेशियां होती है इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। रेखित और अरेखित पेशियों में अंतर आप लोगों को बताना है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए यहां पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपको ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपको यहां दे रखा है। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा रेखित और अरेखित पेशियों में। आया नहीं आंसर अभी तक किसी का। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग, अगर अपन चले तो बोलना चाह रहा है कि अनस्टेड मसल आर नॉट कनेक्टेड इन नर्वस सेल से। अगर अनस्टेड अरेखित पेशियों की बात करें तो वह नर्वस सेल से कनेक्टेड नहीं होती है, जबकि होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि स्टेड मसल्स डू नॉट हैव एन न्यूक्लियस वेल अनस्टेड मसल्स आर बाई न्यूक्लिएटेड। यह आपको बोलना चाह रहा है कि जो अरेखित पेशियां होती है इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो द्विकेंद्रित होता है, जबकि सिंगल केंद्रक का होता है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि अनस्टेड मसल्स डू नॉट हैव वॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन, कि ऐच्छिक जो अरेखित पेशियां होती है इनके अंदर जो वॉलेंट्री एक्शन होता है, जो ऐच्छिक संकुचन होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से अपन संकुचित कर सकते हैं उनको, जबकि अरेखित जो पेशियां होती है इनको अपनी इच्छा से संकुचित अपन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या जा रहा है, सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीज कॉल्ड काला। जो कालाजार जो रोग होता है, कालाजार रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। एक कोशिकीय जीव है, उस एक कोशिकीय जीव का आपको पैथोजन यहाँ पे बताना है। क्या बताना आपको, इस क्वेश्चन का सीधा आपको बोलना चाह रहा है कि आपको कालाजार जो रोग होता है, इस कालाजार का पैथोजन आप लोगों को यहाँ पे है जो बताना है। कालाजार का पैथोजन क्या होगा, एस्केरिस होगा, लेशमानिया होगा, लिवर फाइलोक्सेरा होगा, या अपन इसको बोल सकते टेपवर्म, फीताकृमि।
बिल्कुल सही, लेसमानिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। उसको पूरा लिखेंगे तो अपन लिखेंगे लेसमानिया डोनोवेनी। क्या लिखेंगे? लेसमानिया डोनोवेनी आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सीड्स फ्रॉम और रूट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? बीज जब अंकुरित होता है, फूटता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जड़ का निर्माण कौन सा भाग करता है? जड़ का निर्माण कौन सा भाग करता है? क्वेश्चन नंबर 14। देखो, जड़ का निर्माण कौन करेगा? जड़ का निर्माण करेगा कॉलम वाला पार्ट। कॉलम वाला पार्ट करेगा, या अपन इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलेंगे? प्रांकुर वाला पार्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ के जाएगा, रेडिकल जाएगा, सॉरी ये कॉलम जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या जा रहा है? राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच एनर्जी डू प्लांट्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का कौन सा भाग ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या हुआ? 14 में क्या पूछ रहा है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग, सॉरी सॉरी, सही है भाई, सही है, आपकी बात सही है। मूलांकुर आंसर जाएगा, रेडिकल बोलते हैं इसको, रेडिकल। कि जड़ की बात कर, हाँ सॉरी, जड़ की बात करेगा तो जड़ आपका क्या जाएगा? रेडिकल जाएगा। कॉलम वाला पार्ट तो तनिक को बढ़ाता है। इसका आंसर जाएगा आपका सौर ऊर्जा। जो सोलर जो एनर्जी होती है, सोलर जो एनर्जी होती है, इस सोलर एनर्जी के बारे में आपको बोल रहा है कि विच एनर्जी डू प्लांट्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी प्रोसेस, प्रक्रिया में अपन किसका यूज करते हैं? तो अपन सोलर एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का यहाँ पे अपन उपयोग करेंगे, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यहाँ पे केमिकल एनर्जी में यहाँ पे बदला जो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो गया। ठीक है भाई, आज की क्लास हमारी यहीं अपन स्टॉप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और क्लास को रेगुलर है जो आप लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट।